ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पतले लेंसों के लिए न्यूटन सूत्र क्या होता है, इस सूत्र का निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से समझने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, जब फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास लेंस सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला पहले से ही था, फिर न्यूटन ने एक नया सूत्र क्यों दिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक्चुअली में चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो लेंस से दूरियां हैं, चाहे लेंस से हम वस्तु की दूरी नापें या फिर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी नापें, वो उसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। जब प्रकाशिक केंद्र तो लेंस के भीतर होता है। अब जो चीज भीतर है और दूरी आप बाहर से नाप रहे हो, तो जितनी लेंस की मोटाई है उतनी त्रुटि हो रही थी हर बार, चाहे हम प्रतिबिंब की दूरी नापें और चाहे वस्तु की। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती थी और प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर होता है, तो जितनी लेंस की मोटाई है उतनी त्रुटि हर बार होती थी। तो न्यूटन ने इसमें संशोधन किया लेंस सूत्र में। उन्होंने ये कहा कि आप दूरियां प्रकाशिक केंद्र के बजाय उसके फोकस से नापिए। अब लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो दूरियां प्रकाशिक केंद्र के बजाय अगर उनके फोकसों से नापी जाएं तो वो ज्यादा यथार्थ होंगी, एक्यूरेट होंगी। क्यों? फोकस बाहर होता है, जो चीज बाहर है वहां से डिस्टेंस को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे बात की हमने, और अब हम इसको समझते हैं ये सूत्र क्या है न्यूटन का और इसको किस प्रकार से डेरिवेट करते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। देखें यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम इसके इतिहास यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह क्या है। तो देखो मैंने जो अभी आपको बताया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र प्राय लेंस के भीतर होता है और इसलिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को यथार्थतापूर्वक नहीं नापा जा सकता। इसकी तुलना में लेंस के फोकस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों का मापन करना अधिक सरल होता है। उसका कारण है फोकस बाहर होता है, तो आसानी से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ऑप्टिकल सेंटर्स के बजाय उसके फोकस से नापना अधिक सरल है। ठीक, और इस आधार पर न्यूटन ने एक सूत्र दिया। न्यूटन के अनुसार x1 x2 इक्वल टू होता है f1 f2। यहाँ पर x1 क्या है? x1 है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, f1 है उसकी प्रथम फोकस दूरी, f2 है द्वितीय फोकस दूरी। ये तो न्यूटन ने सूत्र दिया कि आप प्रकाशिक केंद्र के बजाय दूरियां लेंस के फोकस से नापें, तो उनका मान, उनकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा यथार्थ होगी। ये सूत्र दिया। अब इसका हम निगमन किस प्रकार से करते हैं, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से है, उसको हम यहां से करेंगे। ये लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति लिखने के बाद सबसे पहले हम उसका वर्णन लिखते हैं। ये मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आप इसको लिख लेना। देखिए हमने क्या माना है, हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, हमारे पास कोई एक पतला उत्तल लेंस है। देखिए ये कोई हमारे पास लेंस है, इस लेंस का हमने नाम रख दिया L। तो माना L हमारे पास कोई पतला उत्तल लेंस है और ये लाइन जो लेंस को आधा आधा बांटे, इस लाइन को हम कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष। और लेंस का प्रकाश, ये जो मध्य बिंदु होता है, ये इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग C या फिर O मानते हैं। ठीक है। अब लेंस में दो फोकस होते हैं, ये उत्तल लेंस है तो इसका प्रथम फोकस बाईं ओर होता है, तो इसका प्रथम फोकस यहाँ होगा, उसको हमने नाम दिया f1, और द्वितीय फोकस इधर होगा, उसको नाम दिया f2। f1 का मतलब प्रथम फोकस, f2 का मतलब द्वितीय फोकस। और लेंस को आधा आधा बांट लेते हैं ताकि जो अपवर्तन हो यहाँ से उसमें आसानी हो कि हमें किरणों को कहाँ से मोड़ना है, इसलिए आधा आधा इस तरह से बांट देते हैं और इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है। तो माना L हमारा एक पतला उत्तल लेंस है। ठीक, इसके प्रथम फोकस f1 से न्यूटन ने ये कहा दूरियां प्रकाशिक केंद्र C के बजाय आप यहां से नापिए। वजह क्या? प्रकाशिक केंद्र तो भीतर है, तो इतनी डिस्टेंस का दिक्कत आएगी और इतनी डिस्टेंस को नापने में समस्या होगी ना, वो अंदर, इसलिए तो न्यूटन ने यह कहा कि प्रकाशिक केंद्र के बजाय दूरियां उसके फोकस से नापिए, यानी यहां से नापिए। तो हमने ये माना प्रथम फोकस से वस्तु कितनी दूरी पर है, यहां से लेकर यहां तक एक वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु है कोई हमारी, वस्तु का नाम रख दिया AB। वस्तु है हमारी AB, जो प्रथम फोकस F1 से कितनी दूरी पर है, उस दूरी को मान लिया x1। प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु रखी है AB। वस्तु क्या रखी है? AB। अब लेंस के सामने जब वस्तु को रख देंगे तो लेंस का तो एक ही काम है, क्या? प्रतिबिंब को बनाना। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए हमें लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम आने चाहिए। 3 नियम है।
उनमें से हम कोई दो लगाते हैं, और दो इसलिए लगाते हैं, दो प्रकाश किरणें हमें चाहिए होती हैं। दोनों प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटें या काटती हुई प्रतीत हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। तो नियम नंबर पहला ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित हो किसी लेंस पर, देखिए ये प्रकाशिक अक्ष है, प्रकाशिक अक्ष के समांतर आ रही है कोई प्रकाश किरण, देखिए प्रकाशिक अक्ष के कैसी आ रही है, समांतर। प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से जाती है, यानी उसके f2 से होकर इस तरह से वो गुजर जाएगी। ठीक, ये रूल है, नियम है। ये प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हैं। ठीक, एक प्रकाश किरण ये चलेगी। दूसरी, अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाए, हो सकता है कोई प्रकाश का प्रथम फोकस यानी ऐसी प्रथम फोकस से होकर जा रही है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाए यानी f1 से होकर जाए, ये देख सकते हैं ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, प्रथम फोकस से, ये इसका प्रथम फोकस है f1। तो ये प्रकाश का प्रथम फोकस f1 से होकर जा रही है, देख सकते हैं आप कहाँ से होकर जा रही है, प्रथम फोकस f1 से। तो अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस का प्रथम फोकस f1 से होकर जाती है, तो ये रूल कहता है कि वो अपवर्तन के पश्चात यानी जब लेंस से होकर गुजरेगी तो प्रकाशिक अक्ष यानी प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब वो इस तरह से जाएगी। अब आप ये देखिए, अपवर्तन के पश्चात यानी मुड़ने के बाद जब वो लेंस से गुजरी हैं तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं, यहीं पे तो काट रही हैं, तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इस जगह पे यहाँ पर, और उसको नाम दिया हमने ए डैश बी डैश। क्या नाम दिया, ए डैश बी डैश। अब ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, उस दूरी को हमने माना द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर बनता है। कहाँ से बनता है, द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर बना है, ए डैश बी डैश के रूप में। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे, और इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर लैंग्वेज यानी उसकी भाषा वर्णन के रूप में लिख रखा है। माना L एक पतला उत्तल लेंस है, L एक पतला उत्तल लेंस है, ठीक है। इसके प्रथम फोकस f1 से x1 दूरी पर एक वस्तु AB रखी है, इसका प्रतिबिंब इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर a डैश b डैश के रूप में बनता है। इसी भाषा को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, डायग्राम उम्मीद करता हूँ इसका रे डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखना, हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यह कि C से लेकर F1 तक, यहाँ तक की डिस्टेंस होगी फोकस दूरी, तो उसको हमने नाम दिया F1। क्या नाम दिया, F1 प्रथम फोकस दूरी। तो इसको नाम दिया हमने F1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हमारी F1। और देखिए प्रकाशिक केंद्र C से लेकर द्वितीय फोकस तक की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी, यानी C से लेकर F2 तक की दूरी ये हो जाएगी हमारी द्वितीय फोकस दूरी, यानी इसका मान होगा हमारा F2। ठीक है, कितना मान होगा इसका, F2। देखिए उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, प्रथम फोकस F1 से वस्तु कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पर, और द्वितीय फोकस F2 से प्रथम कितनी दूरी पर बन रहा है, x2 दूरी पर। F1 प्रथम फोकस दूरी और F2 द्वितीय फोकस दूरी। अब इस सूत्र का निगमन करने से पहले हमें एक प्रमेय आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं समरूप त्रिभुज प्रमेय। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल की तीन कंडीशन है, या तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो, या फिर उनमें दो कोण एक भुजा बराबर हो, या फिर उन दोनों त्रिभुजों के दो भुजाएं एक कोण बराबर हो। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन अगर हम यहाँ पर सिद्ध कर दें तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं फिर ये प्रमेय है उनकी भुजाएं, उन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक का मतलब एक त्रिभुज का लंब बट्टे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का आधार बट्टे दूसरे त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का कर्ण बट्टे दूसरे त्रिभुज का कर्ण। बड़ा आसान है, लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार, कर्ण बट्टे कर्ण। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नजर डालें तो इन दो त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज ABF1 ये वाला, और त्रिभुज देखिए इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं, इस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पर N दे दिया। ठीक है, त्रिभुज FNC, इसको देखें, त्रिभुज ABF1 ये वाला व त्रिभुज F1NC ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप, कैसे मान लिया हम समरूप है, तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABF1 में ये कोण कितना है, 90 अंश है, देख सकते हैं राइट एंगल है, ये सीधी लाइन है और ये समांतर रेखा, यहाँ पर ये कोण कितने का बन रहा है, 90 अंश का। इसमें ये कोण 90 अंश हो गया, इसमें देखिए ये कोण 90 अंश है। देखिए F1CN ये सीधी लाइन है, यहाँ पर देखिए ये कोण 90 अंश हो गया। ठीक, ये कोण इसके बराबर हो गया, क्यों बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, यह सम्मुख कोण है।
जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, देखिए ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, तो तीसरा कोण यानी ये वाला कोण तो आपस में 100% बराबर होगा ही होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तीनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये जेड बन रही है और इन्हें बोलते हैं एकांतर अंतर कोण, तो जितना कोण ये होगा उतना ही होगा। देखिए इन दोनों त्रिभुजों के, त्रिभुज ए बी एफ वन व त्रिभुज F1 NC, इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर दिख रहे हैं आपको, हमने सिद्ध कर दिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। जब समरूप हैं तो फिर हम प्रमेय लगा सकते हैं, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार। कर्ण नहीं लगाएंगे, कर्ण देखो ये भुजा है तो हमें इस भुजा से कोई मतलब नहीं है, हमें इसको लेना नहीं है, तो हम लंब और आधार में लगाएंगे समरूप त्रिभुज प्रमेय। चलिए लगाते हैं, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1 व त्रिभुज कौन सा, ये वाला F1NC, F1NC कैसे समरूप है, समरूप है। जब समरूप है तो इसलिए हम यहाँ पर प्रमेय लगा सकते हैं, इस त्रिभुज का लंब। अब लंब कैसे पहचानेंगे, देखिए ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने ये हो गया कर्ण, ये कोण अगर हमने ये कोण माना तो कोण के सामने ये भुजा होती है लंब, तो ये लंब, ये बचा आधार, तो लंब इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार। देखिए हमें उसकी ऊंचाई और दूरी से मतलब है, तो हम यहाँ पर लंब और आधार में लगा रहे हैं। तो इस त्रिभुज का लंब, कोण के सामने की वजह लंब होती है, इस त्रिभुज का लंब है हमारा AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब। इस त्रिभुज का लंब कौन सा होगा, ये कोण है, इस कोण के सामने वजह ये भुजा कौन सी है हमारी, ये CN, ये वाली है, तो ये भुजा हो गई CN, AB/CN इक्वल टू, देखिए लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार। अब मैंने इसको अंश में रखा तो इसका आधार ऊपर आया, इसका आधार है हमारा BF1, तो इसका आधार हो गया हमारा BF1 अपॉन इसका आधार ये हो गया CF1, ठीक। कोण के सामने ये लंब हो गया, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार, बच्ची कुची वो आधार होती है, तो इसका आधार हो गया हमारा CF1, तो यहाँ लगा दिया हमने CF1, समीकरण नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया, समकोण त्रिभुज प्रमेय को लगाया है, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, ठीक। इसी प्रकार नजर यहाँ डालिए, त्रिभुज ये वाला LCF2 यानी इसकी बात कर रहे हैं हम, वह त्रिभुज A'-B'-F2, ये दोनों समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, देखें यहाँ पर, इसमें देखिए ये कोण 90 अंश है, 90 डिग्री देख सकते हैं आप, और इसमें ये कोण 90 अंश है, ये वाला 90 अंश है, ये आमने सामने कोण हो गए, ये कोण इसके बराबर है, दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा ही होगा, ये कोण इसके बराबर हो गया, हो गए, यानी इन दोनों त्रिभुजों के भी तीनों कोण बराबर हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो कंडीशन हो गई है समरूप वाली, तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हमारे समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी प्रमेय लगाएंगे, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, आसान है, ठीक है। इसी प्रकार क्या, त्रिभुज ये वाला LCF2, इसी प्रकार त्रिभुज LCF2 व त्रिभुज ये वाला A'-B'-F2 समरूप है, A'-B'-F2 समरूप है। जब समरूप है तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी प्रमेय लगाएंगे। इस त्रिभुज का लंब, देखिए ये कोण है, कोण के सामने ये लंब होगा, तो इसका लंब हो गया LC, इस त्रिभुज का लंब बट्टे उसका लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या LC, और इस त्रिभुज का लंब कोण के सामने ये लंब हो गया A'-B', इसका लंब बट्टे उसका लंब A'-B' इक्वल टू, अब इसको पहले तो इसका आधार है हमारा CF2, इसका आधार है CF2, तो CF2 इसका आधार बट्टे उसका आधार, इसका आधार है B'-F2, तो यहाँ पे हो गया हमारा B'-F2, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। देखिए हमने इसमें भी लगा दिया, इसका लंब बट्टे इसका लंब इक्वल टू इसका आधार बट्टे इसका आधार, ठीक है। यहाँ पर इस बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने कर्ण बट्टे कर्ण क्यों नहीं लगाया, हमें इस तिरछी लंबाई से, तिरछी भुजा से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो उसकी ऊंचाई और दूरी चाहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूरी चाहिए, इसलिए हमने लंब और आधार में लगाई है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम समीकरण 2 की LHS एक जैसी बनाना चाह रहे हैं। वो ऐसे होगा, देखिए यहाँ पर, इसके बाद आप इधर आ जाना, ठीक। LHS पे गौर कीजिए, LC कहाँ है, डायग्राम में देखें, LC कहाँ है हमारा, LC यही तो है। अब देखिए जो LC का मान होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा AB के बराबर होगा। क्यों, दो समांतर रेखाएं हैं, ये जो समांतर रेखा ही तो है, ये समांतर ही तो आ रही है, और दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है,
वही तो समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, या फिर जो हमेशा कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं, वही समांतर रेखाएं होती हैं। तो देख सकते हैं आप एल से लेकर सी तक बराबर है हमारा ए से लेकर बी। एल सी किसके बराबर है? ए बी के। क्यों बराबर है? ए एल समांतर है किसके? बी सी के, इसलिए एल सी बराबर होगा हमारा ए बी के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि कारण देना पड़ेगा, ए एल समांतर है बी सी के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एल समांतर है बी सी के, इसलिए क्या लिखा जा सकता है? एल सी बराबर किसके होगा? ए बी के, इसलिए एल सी बराबर होगा हमारा ए बी के। ठीक है, और देखिए इसमें देखें आप, सी बी डैश समांतर है किसके? ये एन ए डैश के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा हमारा? सी एन के या एन सी के। ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा हमारा? एन सी या सी एन के होगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, चूंकि इसमें भी हमें कारण देना पड़ेगा, कारण ये देना पड़ेगा, सी बी डैश समांतर है एन ए डैश के। सी बी डैश समांतर का साइन है ये, सी बी डैश समांतर किसके है? एन ए डैश के, एन ए डैश के, एन ए डैश के। इसलिए देखिए एक एक कारण क्लियर कर रहा हूं मैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू होगा हमारा एन सी। यहाँ से लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश बराबर किसका होगा? एन सी या सी एन, एन सी या सी एन। यहाँ पर हमने सी एन मान लिया है, तो यहाँ पे सी एन लिख दो, एन सी लिख दो, एक ही बात है। किसके बराबर होगा हमारा? सी एन के। अब आप गौर कीजिए इस पे, एल सी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं और ए डैश बी डैश को सी एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समीकरण एक में देखें, एल सी को, इस एल सी को क्या लिखा जा सकता है? ए बी, और ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं? सी एन। समीकरण 2 से देखिए, एल सी को क्या लिख सकते हैं? ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। देखिए ए बी हो गया। ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं? सी एन, तो ए बी अपॉन सी एन इज इक्वल टू आर एच एस विनोचन सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। तो यहाँ लिखा है हमारा सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व 3 को देखिए, ए बी अपॉन सी एन, ए बी अपॉन सी एन, दोनों की एल एच एस एक जैसी है। हमने जबरदस्ती कर दी है, नहीं थी लेकिन हमने कर दी है। ए बी अपॉन सी एन और ए बी अपॉन सी एन, समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष बराबर है, तो रूल के तहत हम दायां पक्ष यानी आरएचएस को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई रोक भी नहीं पाएगा लिखने को। तो यानी हम समीकरण 1 और 3 से लिख सकते हैं, दोनों का आरएचएस बराबर होगा, बस आंसर आने वाला है। इसके बाद आप यहाँ आ जाना। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 व 3 से देखें, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा। इसका दायां पक्ष क्या है हमारा? बी एफ वन। तो यहाँ पे लिखा हमने बी एफ वन अपॉन क्या है हमारा? सी एफ वन। बी एफ वन अपॉन सी एफ वन इज इक्वल टू, इसका दायां पक्ष क्या है? सी एफ टू, सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। अब देखिए एक लाइन और, अब हम मान रख रहे हैं चिन्ह परिपाटी से। बी एफ वन, देखिए बी एफ वन कहाँ है डायग्राम में? बी एफ वन यही तो है, बी एफ वन ये है, और बी एफ वन का मान है हमारा एक्स वन। और एक बात, ये प्रकाशिक केंद्र सी है, प्रकाशिक केंद्र सी के इधर की सारी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक, और प्रकाशिक केंद्र सी के इधर की सारी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। तो इधर की सारी दूरियां, चाहे सी एफ वन हो, देखो ये भी इधर आ रहा है, चाहे हमारा ये बी एफ वन हो, ये भी इधर है, तो ये दूरी कैसी होगी हमारी? माइनस की होगी। देखिए बी एफ वन का मान है हमारा एक्स वन, और प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो बी एफ वन का मान हो जाएगा हमारा माइनस एक्स वन। देखिए सी एफ वन ये है, इसकी वैल्यू एफ वन है, प्रकाशिक केंद्र के इधर है, बाईं ओर है, तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का एफ वन इज इक्वल टू सी एफ टू। सी एफ टू कहाँ है? देखिए सी एफ टू ये है, इसकी वैल्यू है इधर, F2 इधर है, तो इधर वैल्यू किसकी होगी? प्लस की। दाईं तरफ की दूरियां प्रकाशिक केंद्र के धनात्मक होती है, बाईं तरफ की ऋणात्मक, तो CF2 इधर आ रहा है, इसका मान है हमारा F2, तो F2 का मान होगा हमारा प्लस का अपॉन, देखिए बी डैश एफ टू का मान कितना है हमारा? x2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x2। देखें यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, कैंची गुणा कर दो, ये x1 x2 इज इक्वल टू मेरा आ गया F1 F2। यही तो न्यूटन का सूत्र है। देखिए x1 x2 इज इक्वल टू होता है F1 F2। देखें यहाँ पर x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2, सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो न्यूटन सही थे, न्यूटन ने साबित कर दिया कि दूरियां प्रकाशिक केंद्र सी के बजाय फोकस से नापी है। फोकस से वस्तु कितनी दूरी पर है और उसके फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, तो हम आसानी से नाप लेंगे। देखो अपने हाथ से भी नाप ले रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र से सी से क्या प्रॉब्लम, वो अंदर है और दूरी आप बाहर से नाप रहे हो, अंदर थोड़े स्केल डाल दोगे उसके, ठीक है।
तो ये डेरिवेशन था, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऐसे ही दमदार लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिल्स पर आएँ, जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।